Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a very important subject of 3-year LLB first year. Now we are going to start the legal and constitutional history of India. तो आज से हम जो है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. देखिए मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है बिकॉज if you understand the whole Indian legal system, then you have to study first the British English system, which is adopted by the Britishers in India, because there is a connection between the two. दोनों का कनेक्शन है यहाँ पे. आज जो भी हमारा लीगल सिस्टम है वो सारा जो है ब्रिटिशर्स जब वो इंडिया में आए उन्होंने जो अडॉप्ट किया उसी को हमने अडॉप्ट किया. तो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए. इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए थे. तो ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, उनका काम से बिज़नेस करना था. और जब वो बिज़नेस करने आए तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे लैंड एक्वायर्ड की. और जब लैंड एक्वायर्ड की उनके बड़े सारे लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट हो गए. तो फिर उन्होंने, क्योंकि जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे एक समाज बनता है, सोसाइटी बनती है. समाज में डिस्प्यूट भी होते हैं, ऑफेंसेस भी होते हैं, बड़ा सारा लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता है. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की भी कोशिश की. और इसी वे में उन्होंने यहाँ पे जो है लीगल कोर्ट्स भी बनाई, लीगल सिस्टम भी स्टार्ट किया, जुडिशल सिस्टम भी इंडिया में स्टार्ट किया. तो हम आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे तो हम पहले 2 क्वेश्चन में बात करेंगे कि 1726 से पहले जो मद्रास का जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको समझना है. उसके बाद आप बॉम्बे का जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको समझना है. तो बिफोर 1726 ही क्यों? बिकॉज 1726 से पहले इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स थे. वो कंपनी के अधीन होके, कंपनी के अंडर रह के इंडिया को जो है एडमिनिस्टर कर रहे थे. लेकिन उनमें काफ़ी कमियां निकली. वहाँ पे बड़ा सारा करप्शन था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो नेटिव पीपल्स थे यहाँ के, जो हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, जो बाकी कम्युनिटीज़, उनके साथ बहुत ज़्यादा था. लोकल्स को बिल्कुल भी जो यहाँ पे जो है स्पेयर नहीं किया जाता था. तो फाइनली जो है 1726 में ब्रिटिश क्राउन जो थे, जो हमारा ब्रिटिश क्राउन ने ये सारा सिस्टम जो अपने अंडर ले लिया. उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम जो है उसको जो है देखना स्टार्ट किया. उनकी टेरिटरी को उन्होंने देखा कि उतना वो क्या काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, और बड़े सारे रूल एंड रेगुलेशन उन पे बनाए. तो जनरली हम जहाँ पे जो काम देखेंगे, मद्रास का जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे और बॉम्बे का जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी देखेंगे. कलकत्ता का भी है लेकिन आपके इस बुक में सिर्फ मद्रास और बॉम्बे का ही है. तो उनका हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1726 से पहले ये दोनों ही जो थे, मद्रास और बॉम्बे, ये कंपनी के अधीन थे. और कंपनी के अधीन अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द कंपनी इनका कैसे इनका जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो हमने देखना है. उसके बाद फाइनली जो है 1726 का जो है चार्टर पास हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू. और उसके बाद चार्टर में क्या क्या चेंजेस जो है, क्या क्या अमेंडमेंट जो है कंपनी के सिस्टम में की गई, फिर हम उनको समझेंगे. तो 1726 के बाद जो है जो कंपनी का जो सारा काम है वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखती थी. तो इसलिए उनके जो है रूल एंड रेगुलेशन फिर हम चार्टर उनके देखेंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मद्रास में 1726 से पहले जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. तो इंट्रोडक्शन देखिए, बहुत प्यारी इंट्रोडक्शन है. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ इज रिलेटेड विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश पर्सनस एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इंडिया में जो हिस्ट्री है रिलेटेड टू लॉ, वो ब्रिटिश पर्सन जब इंडिया में आए थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी तभी से स्टार्ट हो जाती है. इट इज़ वेल नोन दैट द ब्रिटिश पर्सनस वर कम एट इंडिया विद द एम ऑफ ट्रेड इन द ईयर 1601. तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए तो 1600 ईस्वी में बोला जाता है. 1601 में जो ब्रिटिशर्स थे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए, सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ईयर 1612 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री, उन्होंने सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री लगाई. उन्होंने इसकी परमिशन जो है मुग़ल एम्परर थे उस टाइम पे, जहांगीर, उससे ली. उसके बाद उन्होंने थोड़ा और एरिया जो है वो कैप्चर्ड किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया. वो उन्होंने किंग ऑफ चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे भी उन्होंने कुछ एरिया लिया. और जिस ब्रिटिशर्स ने उनसे एरिया लिया था उनका नाम था फ्रांसिस डे.
इनिशियली इट वाज कॉल्ड द मद्रास पत्तनम, इसको क्या बोला जाता था, मद्रास पत्तनम बोला जाता था। तो सूरत में इनकी फैक्ट्री थी, सूरत से इन्होंने काम थोड़ा और बढ़ाया। सूरत में फैक्ट्री जो इन्हें लगाने का जो परमिशन थी वो जहांगीर से ली थी, मुगल एम्परर थे, आपको पता होगा। उसके बाद उन्होंने थोड़ी और लैंड ली किंग ऑफ चंद्रगिरी से, और वो फ्रांसिस डे थे जिन्होंने ये लैंड ली थी। उस टाइम पे इसको मद्रास पत्तनम बोला जाता था। टू काइंड ऑफ सेटलमेंट वर मेड हियर विद द नेम ऑफ द वाइट टाउन, और यहाँ पे उन्होंने वाइट टाउन और ब्लैक टाउन बनाए। ये आप देखेंगे आगे क्या है सिस्टम। इन द कोर्स ऑफ टाइम द इंटायर टेरिटरी कंप्राइजिंग वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन डिवेल्प इनटू द सिटी ऑफ मद्रास। तो सिटी ऑफ मद्रास धीरे धीरे डेवलप हुई, और सिटी ऑफ मद्रास में दो टाउन हुआ करते थे, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन। तो वाइट टाउन में जो है सभी ब्रिटिशर्स रहते थे, और ब्लैक टाउन में जो इंडियंस और बाकी नेटिव जो थे वहाँ पे रहते थे। तो ये है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। और इस तरीके से आपके पास जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहले जो ज़मीन जहाँ पे खरीदी गई थी वो फ्रांसिस डे ने खरीदी थी, और मद्रास सिटी जो बनाई थी किसने बनाई थी, फ्रांसिस डे ने ही बनाई थी। जुडिशल सिस्टम देखते हैं, तो जुडिशल सिस्टम कोई ठीक नहीं था, कौन सा लॉ अप्लाई होता था कोई पता नहीं था, जुडिशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होंगे ये पता नहीं था, कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे, उनका जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन और उससे रिफॉर्म कैसे होंगे, कुछ भी वहाँ पे उस टाइम पे नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पे फिर जो है जुडिशल जो है अवेयरनेस आने लगी, और धीरे धीरे जैसे कंपनी का जो एरिया है उसकी टेरिटरी जो है उसकी एक्सपेंशन स्टार्ट होगी, तो उन्होंने धीरे धीरे जो जहाँ पे जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी स्टार्ट किया। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हम जो है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में 1639 टू 1665, तो पहला फेज़ हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड फेज़ देखेंगे 1666 टू 1685, और फिर हम थर्ड फेज़ देखेंगे 1686 टू 1726। उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के अफेयर में। तो फर्स्ट इनका देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे, अब मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी, आपको याद रखना है। 1726 से पहले एक मद्रास का प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। बहुत बड़ा एरिया होता था इनका। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या उनका जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे, क्योंकि मद्रास में ही, सूरत में ही सबसे पहले यहाँ पे वो आए और यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। ये सारा जो है उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर ही हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने और ज़मीन खरीदी, तो ये सारा चीज़ें उसमें। तो फर्स्ट फेज़ में 1639 टू 1665 देखेंगे, जस्टिस इन द वाइट टाउन। तो वाइट टाउन जो उन्होंने इस मद्रास प्रेसिडेंसी में जो सिटी में जो उन्होंने जो कोर्ट बना रखी थी वो 2 टाइप की थी, एक वाइट टाउन में और एक ब्लैक टाउन में। तो वाइट टाउन में उन्होंने कोर्ट ऑफ, उसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ एजेंट्स। क्या बोला जाता था, कोर्ट ऑफ एजेंट बोला जाता था, एंड देयर काउंसिल। इन द वाइट टाउन जस्टिस वाज डिलीवर्ड बाय द इंग्लिश एजेंट्स एंड लीज काउंसिल। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होते थे, जुडिशरी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते थे, जो भी डिस्प्यूट होते थे, उनको सॉल्व कौन करती थी, ये जो कोर्ट ऑफ एजेंट्स एंड काउंसिल होती थी। यहाँ पे सारे सिविल और क्रिमिनल मैटर देखे जाते थे। कोई एफिशिएंट लीगल सिस्टम नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस जो है उसमें काफ़ी कमियां थी, काफ़ी डिलेड था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट टाउन के जो पीपल थे वो कौन थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही हुआ करते थे, उनके लिए ही ये जुडिशियल सिस्टम था। जो ब्लैक टाउन था उनके लिए जुडिशियल सिस्टम अलग था, जिसको चॉलेटरी कोर्ट भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, चॉलेटरी कोर्ट। तो उन्होंने जो 2 सिटीज़ टाउन बनाए थे, वाइट टाउन वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रहते थे, अंग्रेजी रहते थे, और उनके लिए इन्होंने अलग से कोर्ट बना रखी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ एजेंट्स एंड काउंसिल। सिविल और मैटर सभी जो मैटर जो भी होते थे वही देखते थे। इंडियंस के लिए उन्होंने ब्लैक टाउन कोर्ट्स बना रखी जिसको चॉलेटरी कोर्ट भी बोला जाता था, और ये जो है ट्रेडिशनल सिस्टम के बेसिस पे चलती, अंग्रेज यहाँ पे नहीं होते थे। और यहाँ पे जो है हेड ऑफ द विलेज जो होता था, जिसी को अधिकार बोला जाता था, वो जो है यहाँ पे डिसीजन करता था। वो छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल मैटर सारे देख लेता था, लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, सिविल और क्रिमिनल मैटर सारे देखता था। कस्टम हाउस भी था, कस्टम के अकॉर्डिंग जो डिसीजन होते थे, और ज़मीन की खरीद फरोख्त से रिलेटेड भी जो डिस्प्यूट होते वो देखता था। अब मान लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल केसेस जो पावर बड़ी कम थी, अगर कोई ग्रीवियस क्रिमिनल केस हो जाता है, कोई हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, या ग्रीवियस हर्ट हो जाता था, तो वहाँ का जो नेटिव राजा होता था वहाँ पे केस चला जाता था और वो पनिशमेंट जो है सुनाता था। तो ये है यहाँ पे इनका। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे एक फर्स्ट फेज होने से पहले 1661 में एक कोर्ट बनाई थी जिसको बोला जाता था उस टाइम पे गवर्नर एंड काउंसिल।
गवर्नर काउंसिल बुलाई थी लेकिन वो इतनी इम्पैक्टफुल यहाँ पे नहीं रही थी, तो इस पोर्शन को आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि उन्होंने जुडिशियल पावर जो है किसके पास दी हुई थी, उन्होंने गवर्नर काउंसिल, ये सबसे बड़ी बॉडी हुआ करती थी उस टाइम पे, चाहे वाइट टाउन हो या ब्लैक टाउन हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब सेकंड फेज़ की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड फेज़ में सबसे पहले आपके पास 1666 से लेके 1885, तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सेकंड फेज़ में क्या क्या चेंजेस हुई यहाँ पे। तो 1666 से लेके 1685 तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस और रिफॉर्म जो है इंडियन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुए। वहाँ पे जो भी रिफॉर्म्स जो है जुडिशरी से रिलेटेड किए गए। सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल, तो अभी आपने ऊपर एक कोर्ट पढ़ी जिसका नाम था गवर्नर काउंसिल था, जो उन्होंने बना तो दी थी और सारा जुडिशियल सिस्टम इनके पास ही होता था, और जो चौरिटी कोर्ट थी जो वाइट टाउन और ब्लैक टाउन थी उनके अंडर ही थी सारी। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक परमानेंट गवर्नर एंड काउंसिल बनाई। तो पहले इसको बोला जाता था गवर्नर एंड काउंसिल, देख लीजिए, इसको पहले गवर्नर काउंसिल बोला जाता था, अब सेकंड फेज में इन्होंने इसको बोलना स्टार्ट कर दिया कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल। तो अब इसको क्या बोला जाता था, कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल सेकंड फेज में उन्होंने बनाई। तो गवर्नर जो होता था वो सभी तरीके के मैटर, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कंपनी के जो सर्वेंट होते थे, कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी सर्वेंट थे, अंग्रेज थे, उनसे रिलेटेड सभी को क्रिमिनल और सिविल मैटर वो सारे देखता था, सारी जुडिक्शन थी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड के लॉ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फेज में हमने देखा कोई लॉ नहीं था, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा ये पता नहीं था, लेकिन सेकेंड फेज में आपने देखा कि वहाँ पे इंग्लिश लॉ अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ गवर्नर काउंसिल वॉज ड्यू टू अ केस ऑफ ट्रायल ऑफ मिस्टर असेंटियर असेंटिया दावेज की वजह से जो है ये जो कोर्ट हमारे पास कोर्ट ऑफ गवर्नर काउंसिल बनी थी, उसकी वजह से बनाई गई थी, इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। अब इसका देख लेते हैं वर्किंग स्टाइल क्या था। तो वर्किंग स्टाइल इनका था कि ये कोर्ट जो है हफ्ते में एक दो बार बैठती थी, इन डिसाइडिंग क्रिमिनल सभी सिविल और क्रिमिनल केसेस देखते थे, एंड हैव द जूरी, और साथ में इनकी जूरी भी होती थी। तो यहाँ पे ये जो कोर्ट थी, कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल, इसके साथ जो है 12 ज्यूरी मेंबर भी होते थे, ये सारे ब्रिटिशर्स ही होते थे। और जो है लेटर ऑन दिस कोर्ट डेजिग्नेटेड एज द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, इसको हाई कोर्ट का दर्जा भी जो है उस टाइम पे जो है मिल चुका था। तो जितनी भी आगे कोर्ट्स आप पढ़ेंगे, जैसे चौलेटरी कोर्ट पढ़ेंगे, मेयर कोर्ट पढ़ेंगे, उनके ऊपर ये सबसे बड़ी कोर्ट हुआ करती थी, ये भी बनी एक टाइम पे। तो सबसे पहले उन्होंने कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल यहाँ पे बनाई और उसका आपने देखा सिस्टम क्या था। दूसरा इन्होंने यहाँ पे अब आपने देखिए कि ब्रिटिशर्स के लिए तो उन्होंने पहले वाइट कोर्ट थी, वाइट कोर्ट की जगह पे ये क्या ले आए, गवर्नर इन काउंसिल ले आए। अब दूसरी थी चौलेटरी कोर्ट। तो फर्स्ट फेज में चौलेटरी कोर्ट में भी इन्होंने चेंजेस की, उसको रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस हुई। अब यहाँ पे ब्रिटिश राज इंडिया में होना स्टार्ट हो गया, पहले नेटिव पे जो है ब्रिटिश राज नहीं था। इन दिस प्लेस द जुडिशियल सिस्टम ऑफ चौलेटरी कोर्ट वाज आल्सो चेंज एंड फॉर्म द नेटिव लॉ ऑफिसर्स नेमली द आदिगाज वर रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश सर्वेंट। अब कंपनी का जो सर्वेंट था, ब्रिटिश सर्वेंट जो हुआ करता था, वो आदिगार के रिप्लेस हो गया। अब हेड ऑफ द विलेज जो है वो डिसीजन नहीं, वो केसेस को नहीं सुनता था, सिविल और क्रिमिनल केसेस को, अब कौन सुनता था, इंग्लिश सर्वेंट में ही सुनता था। दी सर्वेंट्स वर ऑल्सो वर्किंग एज पे मास्टर, को पे मास्टर भी बोला जाता था, मिंट मास्टर भी बोला जाता था, कस्टम मास्टर भी, इनके नाम अलग अलग दिए होते थे। दिस कोर्ट वाज होल्डिंग इट सिटिंग ट्वाइस, ये भी हफ्ते में दो बार बैठती थी, ट्यूसडे और फ्राइडे को। और ये 50 पेगोडास तक से, 50 पेगोडास टाइम पे करेंसी जो पेगोडा चलती थी, तो 50 पेगोडास तक के जितने भी इश्यूज हो, सिविल मैटर, पैसे के बेसिस पे जितने मैटर होते थे, इनको सुनते थे। क्रिमिनल केसेस ये माइनर नेचर के सुनते थे। अपॉइंटमेंट और यहाँ पे मार्शल की अपॉइंटमेंट भी की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल केसेस में मार्शल की अपॉइंटमेंट भी की गई थी। प्रिजनर्स को कहाँ पे रखा जाएगा, और उस टाइम पे सज़ा के तौर पे जो है जो पशुधन होता था और गुड्स होते थे उनको भी जब्त कर लिया जाता था। अपील कहाँ पे की जाती थी, तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, अभी आपने देखा ऊपर आपने देखी कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड इन काउंसिल जो आपने देखी। तो चौलेटरी कोर्ट के जो अगर आपने उस चौलेटरी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपने अपील करनी है तो आप कहाँ पे करेंगे, उसी कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल के अंडर करेंगे, जिसको हाई कोर्ट का दर्जा यहाँ पे मिला हुआ था। तो ये आपने देखा सेकंड फेजेस में कुछ चेंजेस किए गए। उन्होंने वाइट टाउन के लिए उन्होंने जो है गवर्नर एंड काउंसिल बना दी, और वाइट टाउन के लिए जो ब्लैक टाउन था उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, और वहाँ पे जो है उन्होंने जो ब्रिटिश सर्वेंट को जो कंपनी का था उसको ही वहाँ पे अपॉइंट कर दिया फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू क्रिमिनल एंड सिविल केसेस फॉर द नेटिव्स ऑफ इंडिया। थर्ड फेज में अब देखेंगे जो फाइनली 1926 से पहले और चेंजेस इन्होंने क्या की। अब उन्होंने यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी बनाएगा। एडमिरल्टी कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया कि जो क्योंकि उस टाइम पे जितना भी व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो थ्रू
शिप ही होता सी ही होता था, शिप और वॉयज के थ्रू ही होता था। तो उन्होंने मर्चेंटाइल और मैरी टाइम जो होते हैं, एडमिरल्टी को वैसे नौवहन विभाग ही बोला जाता है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर होते थे, उनके रिलेटेड जितने भी जुडिशियल मैटर थे, उनको राइट दे दिया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड वहाँ पे बना दी। तो मर्चेंटाइल मैटर और मैरी टाइम मैटर जितने भी होते थे, सी से रिलेटेड, सी ट्रेड से रिलेटेड, सी जो है व्यापार जो होता था उससे रिलेटेड सभी मैटर जो है, चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, ये सारी पावर उन्होंने किसको दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड को दे दी। इसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बना दी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने 1704 में यहाँ पे जो है जुडिशियल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे जो जज हुआ करते थे, देयर जज वाज कॉल्ड जज एडवोकेट हुआ करते थे, और एडवोकेट जज जनरल की भी अपॉइंटमेंट उन्होंने यहाँ पे की। और ये मद्रास एरिया में हाईएस्ट कोर्ट होती थी। और एक टाइम तो उन्होंने जो है और ये जो आगे मेयर कोर्ट देखेंगे, मेयर कोर्ट के अपील भी यही सुनते थे। इसके साथ उन्होंने यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया हुआ था। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द एडवोकेट यहाँ पे अपॉइंट, जज की पोस्ट के लिए जो है एडवोकेट यहाँ पे अपॉइंट किए गए, क्योंकि यहाँ पे जज एडवोकेट जो है उन्होंने अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिए। सेकेंडली द एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी वाज केप्ट अवे फ्रॉम द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दस द इंडिपेंडेंट ऑफ द जूरी। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को जो है यहाँ पे जुडिशरी से अलग कर दिया। तो गवर्निंग काउंसिल जो थी उसको उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोड अलग से बना दी, और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ जुडिशियल पर्सन की अपॉइंटमेंट की। तो एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस भी यहाँ पे दोनों में इनको सेपरेट कर दिया, और बहुत ज़रूरी होता है। और यही कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा कि जहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का अलग होना जरूरी है। तो गवर्निंग काउंसिल को इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से अलग कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अपने मैटर सुनते थे, और वहाँ पे जुडिशियल पर्सन की अपॉइंटमेंट उन्होंने की। जो गवर्निंग काउंसिल थी वहाँ पे जो है कोई लॉ ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं होते थे। तो उसके बाद जो है बस इतना ही, आप इसको यहाँ तक ही पढ़िएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। अब तीसरा आपके पास यहाँ पे मेयर कोर्ट है। मेयर कोर्ट, एक तो इन्होंने एडमिरल्टी कोर्ट बनाई और साथ में इन्होंने मेयर कोर्ट की अपॉइंटमेंट भी की। तो मेयर कोर्ट देखिए, द सेकंड इंपॉर्टेंट specificity of this phase mayor code was established in the Madras in the year 1688 under the Crown Charter of 1687। तो क्राउन चार्टर यहाँ पे बनाया गया, उसके चार्टर के अंडर जो है मेयर कोड यहाँ पे बनाई गई। दिस कोड वाज कंसिस्टिंग ऑफ मेयर एंड एल्डरमैन। यहाँ पे एक मेयर होता था और एक एल्डरमैन होता था। अंडर दिस देयर वाज इंग्लिश मेयर एंड यहाँ पे एक मेयर होता था और 12 एल्डरमैन होते थे। सारे ब्रिटिशर्स नहीं होते थे। आउट ऑफ 12 एल्डरमैन 3 वर टू बी द कन्वेंटेड इंग्लिश सर्वेंट, वो अंग्रेज होने चाहिए थे, और 3 किसी भी जो है बाकी जितने भी हैं वो किसी भी नेशनलिटी के वहाँ पे हो सकते हैं। इनका काम क्या था, तो जो मेयर कोड बनाया गया, इट वाज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थी। तो कंटेम्प्ट अगर कोर्ट का कोई करता तो उसके लिए उसको पनिश भी करते, कोर्ट के ऑर्डर कोई ना माने तो उसको पनिश भी यहाँ पे कर सकते थे। इसके अलावा इट मे बी सिविल और क्रिमिनल, ये इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के पास सिर्फ जो है मैरी टाइम मैटर्स थे और मर्चेंटाइल मैटर थे। इसके अलावा जितने भी मैटर्स थे सिविल और क्रिमिनल ये सुनते थे, और ये इंडियंस को फांसी की सज़ा भी दे सकते थे, लेकिन इंग्लिश मैन को ये फांसी की सज़ा जो है नहीं दे सकते। और इनकी अपील जो है मेयर कोर्ट की, वो कहाँ पे की जाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में ही की जाती थी। और हाँ, तो यहाँ पे जो है अपील है, देयर ऑफेंडर वाज सेंटेंस टू डेथ और लॉस इन लिम्ब, तो फॉर द सिंस ऑफ मेयर कोड द रिकॉर्डर वाज आल्सो अटैच्ड टू द कोड। रिकॉर्डर वाज एन इंग्लिश सर्वेंट ऑफ द कंपनी, और एक रिकॉर्डर की अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे की जाती थी, और ये रिकॉर्डर भी इंग्लिश मैन ही होता था। सर जॉन बिग्स जो थे फर्स्ट मेयर कोड के रिकॉर्डर हुआ करते थे। तो मेयर कोड जो है जितने भी डिसीजन थे वो इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस के बेसिस पे देते थे। ये आपको पता ही है, क्योंकि इंडियन लॉ उनको पता नहीं होते थे, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस ही जो डिसीजन देते थे। तो अब आपने जो है 3 फेस यहाँ पे देखे। थर्ड फेस में, फर्स्ट फेस में उन्होंने देखा, आपने देखा कि वाइट टाउन्स कोर्ट बनाई उन्होंने, और जो है ब्लैक टाउन कोर्ट्स भी उन्होंने बनाई। सेकंड फेस में उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई, साथ में उन्होंने वहाँ पे जो है उसमें कुछ बेसिक चेंजेस भी की। वहाँ पे उन्होंने आपने देखा कि वहाँ चॉलेटरी कोर्ट में भी चेंजेस उन्होंने कर दी। थर्ड फेज में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बनाई और साथ में मेयर कोर्ट भी बनाई। इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा जुडिशरी सिस्टम जो है एक्सपेंड किया, जुडिशरी को जो एग्जीक्यूटिव से अलग भी किया। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं इसमें हैं। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।